नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। श्रीनगर के रविवार बाजार में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से किया हमले में 6 से अधिक घायल। हमलावरों को पकड़ने के लिए की गई पूरे इलाके की घेराबंदी। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने कहा, ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का है चुनाव। प्रियंका गांधी ने वायनाड में किया रोड शो। जनता को संबोधित करते हुए भारी मतों से जिताने की अपील। विपक्ष पर साधा निशाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के 6 दिन के दौरे पर पहुंचे ब्रिस्बेन। भारतीय समुदाय के साथ किया संवाद। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने नॉर्थ कैरोलिना में किया अंतिम दौर का प्रचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 दिन बाकी। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रविवार बाजार में ग्रेनेड हमला हुआ है। यह हमला श्रीनगर में टीआरसी ऑफिस के पास संडे मार्केट में हुआ। इस विस्फोट में 6 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर में यह आतंकी हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज रांची में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि राज्य का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव भी है। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी सिंहभूम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों का खुलकर बखान किया। अमित शाह ने कहा कि भाजपा राज्य में विकास और परिवर्तन लाने के लिए ही चुनाव लड़ रही है। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए।
गृह मंत्री अमित शाह ने जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस जेएमएम के सांसद के घर से छापों के दौरान मिले 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन से पूछा कि बताएं आखिर वो पैसे मिले, वो पैसे किसके हैं। 350 करोड़ रुपया कभी बैंक अकाउंट में आया है क्या? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, वो किसका है भाई? बताओ तो जरा, किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? और झारखंड की माता बहनों, ये 350 करोड़ रुपया और आलम के घर से मिला 30 करोड़ रुपया आपका है। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। महाराष्ट्र में दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी बागी उम्मीदवारों से जूझ रहे हैं और ऐसे में दोनों गठबंधनों के सामने बागियों को मनाने की चुनौती है। महायुति के 36 और एमवीए के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद चल रही है और ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। सतारा जिले का कराड विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के बाद केवल 3 विधायक यहां से जीते हैं, जिसमें पिछली 2 बार से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और तीसरी बार चुनावी समर में हैं। पृथ्वीराज चव्हाण अपने मुख्यमंत्री काल में क्षेत्र में अद्भुत विकास का दावा करते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज चव्हाण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तीसरी बार यहां से विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में है। इस बार के मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे तो वही है जो लोकसभा में थे। यहाँ विधानसभा चुनाव में स्थानिक विकास के मुद्दे पर ज्यादा जोर होता है। सर, एक जो सवाल है कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की यहाँ सत्ता रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं या विपक्षी बताते हैं कि सतारा को, ये कराड दक्षिण को जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, चौहान साहब का शुरू से यहाँ दबदबा रहा है, वैसा विकास नहीं पाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो विकास दक्षिण कराड विधानसभा क्षेत्र में हो, शायद ही किस महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा है। 4 तारीख को आखिरी दिन है जबकि नामांकन वापसी होगी। क्या स्थिति है बागी उम्मीदवारों की? अगर हम कहें तो क्या स्थिति है निर्दलीय उम्मीदवारों की? देखिए, 288 में से मैं मानता हूँ कुछ 8-10 जगह सीरियस रिबेलियन है, जिसको हम समाप्त करने की अगले 2 दिन में कोशिश करेंगे। लेकिन आमतौर पर कहीं भी रिबेलियन नहीं है, स्ट्रेट फाइट है एमवीए में और महायुति में। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 ही दल हैं जो कि प्रचार में आमने सामने हैं और उन्हीं दलों में से एक दल की सरकार बनेगी। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सतारा। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के 2 धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र से डीडी न्यूज संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र ने कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं को देखा है। क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के 2 खेमों में बंट जाने के बाद हुए सत्ता पलट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एकनाथ शिंदे को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, जब मुंबई में उनकी पार्टी 3 में से केवल 1 सीट पर 48 वोटों से जीत पाई थी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के गढ़ रहे कोंकण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा सफाया हो गया था। ठाकरे की पार्टी वहां 5 सीटों पर लड़ रही थी और 1 पर भी जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शिवसेना का दोनों खेमा फिर से असली नकली के दावे करने में जुटा है। जहां तक आज शिवसेना की बात करेंगे तो 80% बाला साहब जी के शिव सैनिक
हमारे शिंदे जी के साथ शामिल हुए हैं, शिवसेना के साथ में हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। महायुति का सरकार फिर महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा। असेंबली में आप देखोगे कि हम 200 प्लस जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, उसके खिलाफ लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। ये यूपी और बिहार जैसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की पॉलिटिक्स में आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, विधायक बिक सकते हैं, वोटर नहीं बिक सकते। बहरहाल टुकड़ों में बटी पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाना भी इस चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां 288 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी दो हाथ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार किनकी बने, वहीं दूसरी तरफ 49 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि शिवसेना का दोनों खेमा आपस में लड़ रहा है यह तय करने के लिए कि महाराष्ट्र में किसका अस्तित्व आगे बचा रहेगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और यमुना की बुरी हालत ने छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यमुना का पानी अभी भी काफ़ी गंदा है और 5 से 8 तारीख तक यहां पर श्रद्धालु छठ मनाने आएंगे। क्या वो इस पानी में उतरकर आस्था की डुबकी लगा पाएंगे? इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। देश में दिवाली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया और अब बारी है छठ पर्व को मनाने की, और उसको लेकर के किस तरह से राजधानी में तैयारी है। इस समय हम यमुना के किनारे मौजूद हैं, जो पिछले कई दिनों से अपनी गंदगी को लेकर के सुर्खियों में है। इसके बीच यहाँ पर यानी आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। कुछ ही दिनों में 5 से 8 तारीख तक छठ पर्व मनाया जाएगा। कैसा है यमुना का हाल और क्या कुछ जनता मानती है कि यमुना को लेकर के तस्वीर कितनी साफ है? जो सरकार वादा कर रही है इस समय कोई काम नहीं हो रहा है। बहुत गंदगी है जमुना में। यहाँ हम छठ व्रती जो लोग हैं 2 टाइम नहाएंगे, 2 दिन यहीं रहेंगे और उनके रहने लायक क्या स्थिति है? सरकार की तरफ से जो दावा बिल्कुल झूठा है और सफाई के नाम पे बिल्कुल छलावा है। सफेद झाग, काला पानी, टॉक्सिक वाटर, ये दिल्ली को प्रदूषण के अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया इस सरकार ने, और सिवाय जुमलों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया दिल्ली को। अब आप खुद ही देख लीजिए, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, सारे बीमार पड़ जाते हैं। AQ लेवल इतना बेकार है। दिवाली के बाद अक्सर दिल्ली की हालत के जिम्मेदार ये केजरीवाल सरकार ही है। ये 2 दिन पहले कहते हैं हमने जमुना जी साफ कर दी। कौन सी जमुना जी साफ करी है?
हमें तो दिख नहीं, हम आपके सामने मौके पे खड़े हैं। नाटक के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, के साथ छल करके ही ये आगे टिके हुए हैं। आज आतिशी भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, न अरविंद केजरीवाल जी दिखाई दे रहे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं डुबकी लगाऊंगा, मैं उनको बोलता हूँ क्या कि डुबकी लगाए, वो दिखाए कि कितना सफाई करी है, आतिशी दिखाए कितना सफाई करी है। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जब से ये सत्ता में आए हैं, दिल्ली सत्ता में, इन्होंने झूठ बोला है। इस पर्व के दौरान इस काले पानी में यानी यमुना की इस पवित्र नदी को जिस तरह से राज्य सरकार ने खराब करके रखा हुआ है, इसकी स्थिति जो है वो बता रही है कि ये कितना खराब है। ऐसे में क्या यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? इसका जवाब राज्य सरकार यानी आम आदमी पार्टी को देना होगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली सरकार लोगों की समस्या सुलझाने की जगह उन्हें उलझा रही है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने पैसों के लिए कुछ छठ समितियों की जगह कैंसिल कर दिया। दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। करीब 448 छठ समितियों के अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां इसमें आ रही हैं। तो हम इन सारे लोगों का एक लिस्ट ले करके हम चीफ सेक्रेटरी से संपर्क करके इस सारी जानकारी को डिविजनल कमिश्नर के लोग बैठे हैं, दे आर नोटिंग डाउन। पिछले कुछ दिनों से छठ पूजा को लेकर दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी में घमासान चल रहा है और इसी बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों को छठ पूजा मनाने से रोक रही है। दिल्ली पुलिस ने छठ पूजा को छावनी बना दिया है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं और छठ पूजा करने से रोक रहे हैं। इनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता कि ये छठ पूजा से रोक सके, इनका कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से 8 साल से यहाँ पूजा कराई जाती है, आज यहाँ पे पूरे के पूरी जो है इन्होंने छावनी बना दी है। वहीं दिल्ली में छठ पूजा घाट को लेकर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज के आरोपों का भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने खंडन किया है। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि 23 सितंबर को जनसेवा समिति के लोगों ने डीडीए से अनुमति ली है। उन्होंने ये भी कहा कि सौरभ भारद्वाज की नीयत तो इसी से दिखाई दे जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने अनुमति तक नहीं ली। 23 तारीख को 23 सितंबर को आप देख रहे हैं कि जन सेवा समिति के लोगों ने जाकर प्रॉपर परमिशन ली है डीडीए के साथ और यहाँ पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्पादन वृद्धि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का योगदान 1992 से 2023 के दौरान 13.2% हो गया है, जबकि ये 1981 से 1990 में 5.0% था। वैश्विक ट्रेंड को देखते हुए भारत तेजी से डिजिटलीकरण कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद देश की आर्थिक वृद्धि पर डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब आईसीटी का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में किया जाता है तो ये गहनता के माध्यम से उत्पादकता में भी सुधार करता है। गौरतलब है कि इस साल भारत में उद्यम आईसीटी बाजार 17.1% की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अनुमानों के मुताबिक आईसीटी क्षेत्र की वृद्धि 2023 में 161.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2028 में 354.6 बिलियन डॉलर हो जाएगी। और इस त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 85% की बढ़त देखी गई है। अक्टूबर में कुल 1,39,000 से अधिक ईवी दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई है। पिछले वर्ष ये आंकड़ा 75,164 यूनिट्स का था। ये दर्शाता है कि लोगों का रुझान अब धीरे धीरे पेट्रोल वाहनों से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहा है। 2024 के पहले 10 महीने में कुल 9,54,164 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले इसमें 38% का इजाफा हुआ है। और असम में आज से 9 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम भाषा गौरव सप्ताह की शुरुआत हो गई है। ये पहल हाल ही में असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद हुई है, जिसमें राज्य सरकार भाषा की विरासत का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस समारोह में मंत्री अतुल बोरा, मंत्री रनोज पेगू, सांसद बिजुली कलिता मेधी और मेयर मृगेन सरानिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने सभी से असमिया साहित्य पढ़ने का आह्वान किया और सभी संगठनों को समारोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाषा गौरव सप्ताह एक उल्लेखनीय प्रयास है जो कि असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर लोगों के उत्साह को प्रदर्शित करता है। असम के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि सप्ताह भर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों से लोगों और असमिया संस्कृति के बीच जुड़ाव और गहरा हो। मैं असम के बाहर के असमिया लोगों से भी इन कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह करता हूं। और बात करें भाई दूज की, तो भाई दूज के अवसर पर चार धाम के प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री धाम के लिए कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार विशेष पूजा अर्चना के बाद पूर्व निर्धारित समय अनुसार 12:05 पर कपाट बंद किए गए। अगले 6 महीने तक मां यमुना की दर्शन और पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में की जाएगी। और खेलों में सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 14वां संस्करण सोमवार को तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होने वाला है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम अपने पूल की हर टीम के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल से शीर्ष टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। उसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्लेऑफ होगा। सतर्कता विभाग के निर्देश पर बिहार में दानापुर मंडल के आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और आम जनता के बीच
भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। साथ ही साथ रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष ऑडियो क्लिप भी प्रसारित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा सतर्कता जागरूकता से संबंधित रिंगटोन को ECR के कर्मचारियों के सभी COG नंबर पर सक्रिय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का कुंभ नगरी में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में रविवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। योगी सरकार के दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित महाकुंभ के आयोजन के संकल्प की झलक भी नगर प्रवेश यात्रा में स्पष्ट दिखाई दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।